इनफैक्ट अमित गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के पीएमएस हेड करते हैं, वो एफएनओ को भी बहुत क्लोजली देखते हैं। अमित, सबसे पहले मैं ये आपसे समझना चाहूंगा कि बाजार में कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी के अर्ली साइंस आपको दिख रहे हैं या अभी नहीं? तो अजय, एक्चुअली काफी समय हो गया है हमको इस रेंज के अंदर। अगर आप देखिए तो इसमें काफी इवेंट्स एक के बाद एक हमने काफी इवेंट्स को मार्केट ने एब्जॉर्ब किया है। और आई थिंक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, अगर आप फंडामेंटल एंगल से देखिए, तो वैल्यूएशंस का। तो मार्केट के बहुत स्टीप वैल्यूएशंस दिख रहे थे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जब 23 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड का अर्निंग्स, प्राइस टू अर्निंग हमको दिख रहा था। बट अभी आप देखिए तो पिछले 6-7 महीने के अंदर जो अर्निंग्स हैं वो तो आपकी डाउनग्रेड नहीं हुई है। मतलब अगर आप फाइनेंशियल ईयर 22 का आप मार्च एंडिंग का भी अगर अर्निंग्स देखिए तो 0.7% से रिवाइज हो गया है। अगर 731 एक्सपेक्टेड था तो वो 737 के आसपास क्लोज हुआ है। आप फाइनेंशियल ईयर 23 का अर्निंग्स देखिए तो 870 के आसपास था, अभी 873 यानी कि 0.34% के आसपास रिवाइज हो गया है। तो अगर अर्निंग्स की ट्रेजेक्टरी लगातार ऊपर की तरफ है और प्राइस आपका करेक्ट हो गया है, तो प्राइस टू अर्निंग्स तो आपके वैसे ही नॉर्मलाइज हो गए हैं। तो 23 टाइम्स से आज आप 18 टाइम्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आपका 5 साल का एवरेज अगर आप देखिए तो वहीं पर ही है। इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं, अगर ये आउटफ्लो थोड़ा भी रुकता है, देखिए ये इवेंट बेस्ड है, इसके ऊपर हम ज्यादा कॉल ले ही नहीं सकते हैं। जब भी ये रशिया यूक्रेन का वार रुकेगा, कमोडिटी का साइकिल थोड़ा सा कम होगा और उस वजह से आपका मार्केट्स के अंदर एक रिकवरी साइकिल आएगी। बट अदरवाइज आई थिंक फ्रॉम द फंडामेंटल पर्सपेक्टिव इट लुक्स लाइक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म एक्चुअली फॉर इन्वेस्टमेंट। 300 से ज्यादा पॉइंट की बैंक निफ्टी में इंटरडे रिकवरी हो रही है। मैं मेटल्स के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। अगर हम टाटा स्टील की एनुअल रिपोर्ट को भी देखें तो काफी पॉजिटिव कमेंट्री आई है। प्राइसिंग पे तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन डिमांड एनवायरनमेंट बहुत सॉलिड बोला है, वॉल्यूम बहुत अच्छा बोल रहा है, डेट रिडक्शन की बात की है, और काफी हद तक आप देखें तो टाटा स्टील भी अपने टॉप से 1500 वाला लगभग 1000 के नीचे भी चला गया था। तो एक तो बहुत ही हाईली प्राइस कोरिलेटेड मेटल स्टॉक्स हैं और एक डोमेस्टिक ओरिएंटेड मेटल है जैसे स्टील। आपको यहाँ पे किसी वैल्यूएशन पे आपको इसमें सेंस लगता है या एब्सोल्युटली आप टच नहीं करेंगे क्योंकि आपको लग रहा है कि मेटल के प्राइसिंग टॉप आउट हो गए? तो आई थिंक देखिए, दो एंगल हैं इसको देखने के लिए। एक तो यह है कि बीच में हमने देखा कि डॉलर एक ब्रेकआउट जोन में था, 103 के आसपास डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी पहुंच गया था। और हो सकता है अगर ये रिस्क ऑफ सेंटीमेंट थोड़ा भी रहता है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि आगे जाकर आप फिर से बात करेंगे कि इकोनॉमी उतना अच्छा ग्रो नहीं कर रही है, थोड़ा रिसेशन टाइप सिनेरियो है क्योंकि इन्फ्लेशन ऊपर है, वो बातें बार बार घूम के आ सकती हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो डॉलर अगर यहाँ से और थोड़ा सर्ज लेता है तो कमोडिटीज के लिए पर्टिकुलरली जो हमने करेक्शन देखा, एल्युमिनियम 30% डाउन, स्टील 15-17% डाउन, तो उसका एक बड़ा पार्ट ये भी था। तो यहाँ पर एक करेक्शन आपको ऑलरेडी मिल गया है। लेकिन साथ में इन्फ्लेशन अगर आप देखिए तो वो आगे जाकर धीरे धीरे इसकी वजह से पीक आउट होता हुआ दिखेगा, लेकिन गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी स्टेप लेने स्टार्ट कर दिए। तो डोमेस्टिक फ्रंट पे हमने ऑलरेडी देखा कि एक्सपोर्ट के ऊपर आपका ड्यूटी बढ़ा दिया, तो करीब 5-6 हजार रुपए पर टन का नुकसान है इन कंपनीज को, जिसकी वजह से एबिलिटा जो है आपका कम होता हुआ दिखेगा। तो प्राइसेस एकदम से शार्प फॉल ही है। मुझे नहीं लगता ये स्टेप्स बहुत जल्दी गवर्नमेंट वापस लेगी। आई थिंक 3-4 महीने का पीरियड लग सकता है, तब तक ये स्टॉक्स आई थिंक ब्रॉडली स्लगिश या फिर रेंज बाउंड रह सकते हैं। तो बहुत शार्प फॉल आया है, एक रिकवरी मोड में जाएंगे, ट्रेडिंग बेट है, बट इवेंचुअली आई थिंक एक रेंज बाउंड सिनेरियो में ज्यादा ये स्टॉक्स रह सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शेयर्स में अंदर अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। अमित, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप ईटी न्यूज़ स्वदेश को समय दे रहे हैं। एक और चीज़ जो कल परसों से ज़्यादा नोटिस हुई थी, क्योंकि आप एफ&ओ को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वह सीमेंट कंपनीज का फॉल विद अ हायर वॉल्यूम। ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, सीरीज़ के शुरुआत में हो रहा है और उस समय हो रहा है जिस समय देश के अंदर इंफ्रा को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर सरकार ज़बरदस्त कैपेक्स के मूड में है। ये सीमेंट कंपनीज पे आपका टेक क्या है? तो सीमेंट एक्चुअली आप देखिए तो दो पार्ट से बनता है, मतलब 50% आपका इंफ्रा में जाता है, ऑलमोस्ट उतना ही फिर आपका हाउसिंग में जाता है। तो इंफ्रा गवर्नमेंट लेड था, मोस्टली गवर्नमेंट का पब्लिक कैपेक्स हमने देखा कि 1.5% ऑफ जीडीपी से 2.9% ऑफ जीडीपी चला गया। डेफिनेटली दैट वाज पॉजिटिव, जिस वजह से सीमेंट स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। हाउसिंग साइकिल लैगार्ड था, बट हाउसिंग साइकिल में भी रिकवरी आई है कुछ पॉकेट्स के अंदर। मैं ये नहीं बोलूंगा अक्रॉस इंडिया है, बट अभी भी कुछ पॉकेट्स के अंदर डेफिनेटली रिवाइवल आया है। वो स्लो है, इवेंचुअल है,
बट साथ में जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गई। आप पेटको की कॉस्ट देखिए, आप डीजल का कॉस्ट देखिए, आप लॉजिस्टिक कॉस्ट है, ये सब आपकी बहुत बढ़ गई सीमेंट के अंदर। और अभी जो मेन प्रॉब्लम है वो ये कि बहुत अत्यधिक कैपेक्स यहाँ पर हो रहा है। तो अगर इतना ज्यादा कैपेक्स होगा, फॉर एग्जाम्पल अभी अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि 130 मिलियन टन की कैपेसिटी है, वो और 22 मिलियन टन की कैपेसिटी की बात कर रहा है। अगर आप अदानी को देखिए, अभी आप नया प्लेयर आई मीन होलसेल ऑलरेडी था एसीसी अंबुजा इसके अंदर, तो वहां पर 70 मिलियन टन से ऑलमोस्ट वो डबल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं जो आने वाले समय में। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड अगर इतना कैपेसिटी यहाँ पर बढ़ने वाला है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं प्राइसेस अगर यहाँ पर रिवाइव नहीं हुए सीमेंट के, तो ये स्टॉक्स जो हैं कुछ समय के लिए आई थिंक स्लगिश या रेंज बाउंड होते हुए आपको दिखेंगे, जैसे कि मैंने मेटल्स के ऊपर आपको व्यू दिया था। स्लगिश ट्रेंड यहाँ नजर आ रहा है अजय। इनफैक्ट आज सुबह ही हम जब सीमेंट स्पेस को डिस्कस कर रहे थे तब भी हमने कहा था कि सीमेंट में काफी कुछ आ रहा है, लेकिन इस गिरावट को खरीदारी का मौका बिल्कुल ना समझें। इनफैक्ट जैसे डिम्पी बता रहे हैं, फ्राइडे को हमने एनालाइज किया कि जो फॉल आए थे 8-8, 10% के, हमने स्पेशल शो भी किया इस पे, वो रिटेल सेंट्रिक फॉल नहीं थे, एक तो वॉल्यूम बैक थे और कहीं ना कहीं इनके वैल्यूएशन ही बहुत ज्यादा बढ़ गए थे वैल्यूएशन। जैसे सुबह मेहमान भी बताते कुणाल बोथरा, वो भी बताते कि स्ट्रक्चरल डैमेज है, तो जरूर इसके अंदर कूदिए मत अभी आप। अब देखिए डेज लो पे श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट भी डेज लो पे, ग्रासिम भी डेज लो के करीब ही है, तो ये थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाता था, लेकिन हमने खैर अपने व्यूअर्स को बताया कि ये एरिया नहीं है। बताया और बचाया। बिल्कुल बताया और बचाया। और अमित का भी यही मानना है कि सीमेंट अभी स्लगिश ट्रेंड है। लेकिन अमित, बैंकिंग स्पेस पर आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून। यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ की सिचुएशन काफी अट्रैक्टिव नजर आ रही है। एनपीए साइकिल यही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ज्यादा वहां पर से कोई कंसर्न्स बनते हुए ना दिखें, तो आपको क्या लगता है पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक स्पेस में कहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस बनना चाहिए इन सिचुएशन को देखते हुए? देखिए लास्ट 2 क्वार्टर से नंबर काफी पॉजिटिव आ रहे हैं बैंकिंग के अंदर। आई थिंक जो 2 पिलर होते हैं बैंकिंग में, एक होता है एनपीएस। अगर आपके एनपीए बहुत ज्यादा हैं तो बैंकिंग स्टॉक्स नहीं चलेंगे। अब एनपीएस तो आपके बहुत ड्रास्टिकली हमने देखा है फॉल हुए। अगर आप पिछले 4-5 साल में देखिए बहुत ड्रास्टिक फॉल है। कहां पर 5.5% का नेट एनपीए हुआ करता था, आज 1.4-1.3% का नेट एनपीए है। अगर आप तो इस तरह से बॉटम बन गया है मेरे ख्याल से बैंकिंग का। दूसरा क्वेश्चन था क्रेडिट ग्रोथ कब पिकअप करेगा, विच इज अनदर मेजर पिलर एक्चुअली फॉर बैंकिंग। तो क्रेडिट ग्रोथ लास्ट ईयर 5% था। मेरे ख्याल से काफी लोग बात कर रहे थे कि ये तो 10 साल का लो है क्रेडिट ग्रोथ का, जो पिकअप नहीं हो रहा था। कॉर्पोरेट्स ऐसा लग रहा था कि उन्हें पैसा चाहिए नहीं, वो आ ही नहीं रहे थे बैंक के पास लोन लेने के लिए, क्योंकि उनका जो इंटरनल फ्लो था वो अच्छा था, वो डीलिवरेजिंग कर रहे थे, क्योंकि डिमांड उतना ज्यादा बेटर नहीं था पिछले ग्लोबल स्लोडाउन के अंदर। बट अब सिनेरियो ऐसा है, आप देखिए पिछले 2 क्वार्टर में जो क्रेडिट ग्रोथ है वो पहले लास्ट क्वार्टर में था, लास्ट टू लास्ट क्वार्टर में 8.5% एग्रीगेट बेसिस पर, और अभी मार्च एंडिंग पर वो 9.5% के आसपास आया है, जिसमें प्राइवेट बैंक्स 16-20% की रेंज में क्रेडिट ग्रोथ दे रहे हैं। इनफैक्ट एसबीआई का 11% तक क्रेडिट ग्रोथ आया है। और अगर एसबीआई में अगर आप कॉर्पोरेट लोन बुक देखिए तो वो भी 11% के आसपास रिवाइव हुई है। तो आई थिंक दीज आर डेफिनेटली सम पॉजिटिव पॉइंट। तो मेजर रीजन है मेरे ख्याल से ये क्रेडिट ग्रोथ जो बढ़ रही है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और क्रेडिट ग्रोथ इस वजह से लोग जाते हैं, कॉर्पोरेट जाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। दूसरा, आज की डेट में जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं बॉन्ड यील्ड्स के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्टेड हैं। जैसे इंडिया में आप रिपो रेट देखिए तो 4.4% है, और बॉन्ड यील्ड 10 ईयर का 7.5% के आसपास है, तो कहीं ना कहीं 300 बिप्स का डिफरेंस है। नॉर्मली रिपो रेट और 10 ईयर जीसेक में 150 बिप्स का डिफरेंस होता है, यानी कि आप 150 बिप्स का रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हो करंटली, तो आने वाले समय में इस मीटिंग में होता है या आगे वाली मीटिंग्स में होता है, जो भी होता है। बट आज बॉन्ड यील्ड्स काफी ज्यादा सर्च कर गई हैं, तो आज कॉर्पोरेट कभी भी कमर्शियल पेपर को फ्लोट करेगा तो उसका यील्ड तो ज्यादा है, तो इसलिए वो बैंक्स के पास जाते हैं जहां आज भी रेट्स आपके कम हैं। तो इस वजह से क्रेडिट ग्रोथ जो है बैंक्स का वो एकदम से बढ़ना चालू किया है, विच इज आई थिंक गुड। द ओनली थिंग इज एफआई का आउटफ्लो जैसे ही थमेगा, आई थिंक ये क्षेत्र है जो आपको अच्छा रिवाइवल यहाँ से देने वाला है। आज बॉन्ड यील्ड 7.5% हिट की है, और इससे थोड़ा सा प्रेशर भी आया हुआ होगा फर्स्ट टर्म में, लेकिन बैंक्स अच्छा खासा रिकवर कर रहे हैं। ये क्रेडिट ग्रोथ का डेटा आपके स्क्रीन में चल रहा है अमित, जिसको आप कह रहे थे। एक्चुअली पिछले महीने 8.1% क्रेडिट ग्रोथ हिट की, जो कि कई सालों का हाईएस्ट लेवल था, तो इम्प्रूवमेंट तो आ रहा है। और अगर हम देखें तो अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था जितने 4-5 बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, सबने लोन ग्रोथ 15 से 18% प्लस की है।
शायद कोटक की तो 20% 22% की थी, और इवन पीएसयू बैंक फॉर दैट मैटर, बड़े पीएसयू बैंक्स वो एक तरफ तो प्रोविजन कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रॉफिट्स अपने बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट ईयर में टॉप 4 पीएसयू बैंक के प्रॉफिट्स में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। मैं आपसे लेंडर्स की बात करूंगा, लेकिन अब मैं दूसरी वैरायटी की बात करूंगा, पूनावाला फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, या इवन कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस के वाले कंपनीज, आपके श्रीराम ट्रांसपोर्ट वगैरह, इनके वैल्यूएशंस को आप कैसे देखते हैं? ये पूरी कैटेगरी कंज्यूमर, एनबीएफसी या फार्म इक्विपमेंट और सीवी फाइनेंसियर्स, ये यहाँ पे तर्क बनता है क्या देखने का? तो मेरे ख्याल से आप देखिए, जैसे बजाज फाइनेंस की आपने बात की, बजाज फाइनेंस ने ऑलरेडी एक अच्छा करेक्शन लिया है। 8,000 से वो स्टॉक मेरे ख्याल से 5,500 तक इस फॉल में गिरा था। तो बजाज फाइनेंस के अंदर एक सबसे पॉजिटिव ये है, अगर आप लास्ट होल ईयर देखिए उसका, तो AUM जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा था। दे वर वेरी वेरी कॉशियस इन द मार्केट। तो इन्फ्लेशन तो आपको अभी 1 साल हो गया धीरे धीरे बढ़ते हुए, तो उस समय वो लोग बहुत कॉशियस थे। अभी वो AUM बुक उनकी एकदम से सर्ज की है। तो आप देखिए तो 1.5 लाख करोड़ से ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास उनकी AUM बुक हो गई है, विच आई थिंक इज वेरी पॉजिटिव गोइंग फॉरवर्ड। और साथ में अगर आप देखिए तो डिजिटल जो फुटप्रिंट है ऑब्वियसली इनका वन ऑफ द बेस्ट है। ये लोग अपना क्रेडिट कार्ड्स भी लॉन्च करने वाले हैं, मतलब आप इनका बैलेंस शीट से ही अपने क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करेंगे। तो आई थिंक ये सब जो पैटर्न बन रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, वो मेरे ख्याल से आने वाले समय को देखते हुए दे आर बिल्डिंग अप द थीम्स विच कैन बी वेरी गुड एक्चुअली गोइंग फॉरवर्ड। और जहां तक एनबीएफसीज की बात है, देखिए हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो तो आपका रहने ही वाला है। तो जब आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो बोरिंग कॉस्ट होती है, जो कॉस्ट ऑफ फंड होती है, फंडिंग होती है फॉर द एनबीएफसी, तो बढ़ जाती है विस बैंक्स। तो ऐसे सिनेरियो में जो लार्जर एनबीएफसीज हैं, जहां पर कॉस्ट ऑफ फंडिंग फिर भी आप अच्छे बार्गेन के साथ ले सकते हो, आपकी रेटिंग अच्छी है और आपका डिजिटल फुटप्रिंट बहुत स्ट्रांग है और आपने AUM बिग को अच्छा खासा स्ट्रांग कर लिया है, मेरे ख्याल से उनको डायरेक्ट बेनिफिट है, जिसमें बजाज फाइनेंस आता है। ठीक है अमित, अभी तक तो हम आपसे पूछ रहे थे कि अच्छा इस सेक्टर में क्या है या इस जगह पर क्या है, कुछ आपके भी तो ऑब्जर्वेशन होगी मार्केट्स को लेकर, वो ऑब्जर्वेशन क्या, आपने ऐसी चीज क्या देख रखी है जो हमसे नहीं पूछी जा रही है लेकिन आप बताना चाहते हैं? आई थिंक एक थोड़ा सा ट्रेंड चेंज है, वो ये है कि जो B2C से B2B ये कॉन्सेप्ट ये मार्केट में ज्यादा आ रहा है। क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो कंपनीज पास ऑन करती हैं कस्टमर को, ऑब्वियसली वहां पर ट्रांसपेरेंसी रहती है कि हाँ भाई आप पास ऑन कर रहे हो, आपके मार्जिन्स में उतना ज्यादा डिक्लाइन नहीं आएगा, तो स्टॉक प्राइस उतना ज्यादा फॉल नहीं लेता है। लेकिन आज के टाइम में कस्टमर को पास ऑन करना कॉस्ट को, वो आसान नहीं है। लेकिन B2B जो बिजनेसेस हैं वहां पर वो कॉस्ट पास ऑन हो जा रही है। आप देखिए तो काफी वेंडर कंपनीज हैं, या फिर इंडस्ट्रियल्स में आप देखिए काफी कंपनीज है। फॉर एग्जांपल बेयरिंग कंपनीज की मैं नाम लेता हूँ। आज मैन्युफैक्चरिंग का नाम इंडिया में बहुत ज्यादा आ रहा है, गवर्नमेंट का पुश है, PLI बेनिफिट्स हैं, चाइना +1 धीरे धीरे ओपन अप हो रहा है, कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, बाहर की कंपनीज भी आ रही हैं, सेटअप कर रही हैं, और मुझे लगता है आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग एज ए परसेंटेज ऑफ GDP वो रिवाइव होगा। तो ऐसे सिनेरियो में आई थिंक जो बेयरिंग कंपनीज हैं दे मे हैव अ गुड टाइम एक्चुअली गोइंग फॉरवर्ड। द कंपनीज लाइक SKF जो मेरे ख्याल से लार्जेस्ट बेयरिंग मैन्युफैक्चरर है, ऐसा नहीं है कि टेपरिंग बीम बेयरिंग्स के अंदर है, हर तरह के बेयरिंग्स में ये कंपनी मौजूद है और इनका मेजर पार्ट ऑटोमोबाइल से भी आता था। तो ऑटोमोबाइल साइकिल आज बॉटम हो रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत 1 साल से इन्होंने दे हैव सीन लॉट ऑफ नेगेटिविटी, चिप्स नहीं थे, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, कॉस्ट पास ऑन करने में मुश्किल आ रही थी, तो धीरे धीरे रिवाइवल आ रहा है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं बॉटम की तरफ वो ऑटोमोबाइल साइकिल हो गई है। साथ में आप मैन्युफैक्चरिंग में देखिए नए वैगन्स, रेलवे के अंदर कैपेक्स हो रहा है, DFC जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, आई थिंक 1-1.5 साल के अंदर इज गोइंग टू बी रेडी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिवाइवल है जो इन कंपनीज के लिए आई थिंक बहुत पॉजिटिव हो सकता है। तो SKF इज वन थीम जो हमने अपने पोर्टफोलियो में ली है और आई थिंक इसको देखा जा सकता है, इट कैन बी गुड मनी मेकिंग मशीन आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड। तो क्लियरली बेयरिंग्स से जुड़े कैटेगरी वाले स्टॉक SKF, NRB बेयरिंग्स जैसे स्पेस स्टॉक्स हैं जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए, और अमित का भी यहाँ पर नज़रिया बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन साथ ही जहाँ पर हम थीम बेस्ड बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि मानसून इज़ ऑफ कोर्स कह सकते हैं अराइव्ड ऑलरेडी, और जिस तरह से मानसून से ठीक पहले जो सेक्टर्स की बात होती है, पेस्टिसाइड, एग्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर सेक्टर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, क्या लगता है आने वाले कुछ समय के लिए यहाँ पर किस तरह से फोकस करना चाहिए पोर्टफोलियो में? क्या कुछ समय के लिए एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म इनका समावेश होना चाहिए? तो
तो देखिए केमिकल क्षेत्र भी काफी वाइड क्षेत्र होता है, उसको केमिकल आपका काफी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें कि वो दिया जाता है, फार्मा में भी देते हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज में भी देते हैं। आज फार्मा के अंदर थोड़ा स्लगिश सिनेरियो है मेरे ख्याल से, क्योंकि कोविड कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। बहुत सारे ड्रग्स हैं ऐसे जो फार्मा के रिलेटेड थे, जैसे मोलनूपिराविर अगर आप ड्रग देखिए जो कि कोविड में दिया जाता था, आज उसकी डिमांड एकदम से कम हुई है, जिस वजह से दीवीज लैब के अंदर इतना भारी फॉल आपको देखने को मिला, क्योंकि वो एपीआई बनाता था उसके। तो केमिकल स्पेस अगर आप आज देखते हैं तो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो फार्मर्स, जो एक रूरल एरिया इंडिया में काफी लो था, वो कहीं ना कहीं रिवाइव भी हो सकता है, क्योंकि मानसून, दिस इज द 4th ईयर जब मानसून बहुत अच्छा आ रहा है और एक्सपेक्टेड है। और अभी आईएमडी ने 99% से 103% कर दिया ऑन एलपीएस। तो मेरे ख्याल से अगर आप देखिए तो लास्ट ईयर का फूड ग्रेन का एक्रिएज वन ऑफ द हाईएस्ट था, और फिर से अगर आप फिर से हायर एक्रिएज की तरफ जा रहे हो, तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो रूरल एरिया से लिंक स्टॉक्स हैं दे कैन परफॉर्म बेटर, जो कि उनका वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं। आप महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए फॉर एग्जांपल इन ऑटोमोबाइल, ये स्टॉक ट्रैक्टर्स के अंदर फिर से रिवाइवल आता हुआ दिख रहा है, डेस्पाइट इसके कि उसका बेस काफी ऊपर था लास्ट ईयर, और हमने देखा है कि अभी फिर से वहां डिमांड आ रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर आपने ऑलरेडी एक अच्छा रिवाइवल होते हुए देखा है। दूसरा, मेरे ख्याल से जो एग्रोकेमिकल कंपनीज हैं जैसे पीआई इंडस्ट्रीज है, आई थिंक इनके अंदर आपको रिवाइवल देखने को मिल सकता है। यूनाइटेड फॉस्फोरस एक और कंपनी है इसी क्षेत्र में, ये 5th लार्जेस्ट कंपनी है, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की एग्रोकेमिकल्स में, और ये 12-13 के वैल्यूएशन पे चलता है, जबकि ग्लोबल एग्रोकेमिकल कंपनीज 24-25 के वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं। तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, और इन क्षेत्र के अंदर आपको आने वाले समय में धीरे धीरे रिवाइवल अच्छा देखने को मिल सकता है। इंटरेस्टिंग अमित, आपने काफी अच्छे स्टॉक पिक्स दिए। इनफैक्ट हम एक एग्री थीम और मॉनसून बेनिफिशियरीज के स्टॉक का एक स्पेशल शो भी प्लान कर रहे हैं, हम उसमें भी आपको शामिल करेंगे, क्योंकि ये बात तो सही है कि चौथा साल है ये जब एक तरफ तो मॉनसून नॉर्मल होने वाला है और दूसरी तरफ हायर एग्री कमोडिटीज का, सरकार की बहुत सारी स्कीमों का, टारगेटेड स्कीमों का, जो प्रॉस्पेरिटी रूरल और अर्बन में एक बहुत बड़ा डिवाइड हो गया। इनफैक्ट कई जगह तो मारुति बता रहा था हम लोगों को कि टॉप 4 अर्बन सिटीज डी ग्रो कर रहे हैं और रूरल सेंटर्स जो हैं डीलरशिप्स उनकी हाई डबल डिजिट में 20% ग्रोथ। तो ये बात तो सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं कैप्चर हो ही रही है। मैं ऑटोज पे आपका व्यू जानना चाहूंगा बियॉन्ड ट्रैक्टर्स। एमएनएम में तो यूवी और ट्रैक्टर का बेनिफिशियरी था, स्टॉक 4 ईयर हाई पे आ गया है। डीलर्स को कैसे खेलेंगे आप? टीवीएस मोटर्स और आपका ये हो गए हीरो मोटो, बजाज में एक्सपोर्ट भी है 2 व्हीलर, सीवीज में टाटा मोटर्स में तो सीवी बिजनेस बहुत मामूली है, इट्स ऑल अबाउट जेएलआर, लेकिन अशोक लेलैंड काफी अच्छा कर रहा है। इन दोनों को, ऑटो को आप बनाना चाहेंगे पार्ट अपने पोर्टफोलियो का? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो, क्योंकि महिंद्रा में हमने बहुत क्लियरली 2 डिविजन्स देखे। एक तो उनका एसयूवी का जो फोकस था, बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस था, और दे आर गेनिंग मार्केट शेयर देयर, मतलब उन्होंने पैसेंजर व्हीकल में एसयूवी को एक सेगमेंट खड़ा किया है जो बहुत अच्छा गेन कर रहा है, और जो ऑर्डर बुक पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे सेमीकंडक्टर का पोजीशन बेटर होगा, अवेलेबिलिटी बेटर होगी, क्योंकि चाइना अभी खुल रहा है, तो हो सकता है कि सप्लाई चेन का प्रॉब्लम्स थोड़े कम हो, डेस्पाइट इसके कि यूक्रेन और रशिया का अभी भी प्रॉब्लम ऑन चालू है। तो अगर ये अवेलेबिलिटी होती है तो आई थिंक इनकी एकदम से आपको एग्जीक्यूशन होता हुआ दिखेगा, गाड़ियों की सेल्स बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि ऑर्डर बुक स्ट्रांग है पिछले 1 साल से, 1 साल का पेंडिंग चल रही है, तो आई थिंक वहां पर ये स्टॉक ने रिवाइवल लिया है। दूसरा, प्रमोटर्स का एंगल भी देखना बहुत जरूरी है। आप महिंद्रा में प्रमोटर्स का एंगल ये है कि हमको रिटर्न रेशियोज बढ़ाने हैं, ये लगातार कमेंट्री हमको पिछले 1-1.5 साल से प्रमोटर से आ रही है, और इस वजह से उन्होंने इंटरनेशनल सब्सिडरीज वगैरह का भी जो उनका लॉसेस था, सांगयांग का लॉस था, करीब 3,300 करोड़ का लॉस था, आज उन्होंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। तो इस वजह से ये स्टॉक अच्छा रिवाइवल ले रहा है अगर आप पूरे पीयर्स को मद्देनजर रखते हैं। और साथ में ट्रैक्टर्स का मैंने जैसे बोला, आप 2019 से कंपेयर करिए जो कि प्री कोविड पीरियड था, आज कितने ऑटोमोबाइल के सेगमेंट हैं जो उस लेवल के ऊपर है? एक खाली ट्रैक्टर है जो 2019 के लेवल्स के ऊपर है, अदरवाइज सब जो है पैसेंजर व्हीकल भी आपके 8-9% डाउन है, और 2 व्हीलर तो अच्छे खासे 20-20% डाउन है। तो आई थिंक यहाँ पर इसलिए ये स्टॉक मेरे ख्याल से आने वाले समय में बेटर है। 2 व्हीलर्स के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा डिसरप्शन है, देखो कि ईवी का एडॉप्शन बहुत फास्ट हो रहा है, और 2 व्हीलर के अंदर इतने नए प्लेयर्स आ गए हैं आज की डेट में, तो आई थिंक कहीं ना कहीं इसी वजह से इन स्टॉक्स के अंदर बहुत सस्टेनेबल बाउंस आना मुझे मुश्किल लगता है। दे हैव टू कम आउट देयर स्ट्रेटजीज वेरी फास्ट,
और उसको रैंप अप करना है इनको ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर अपनी ईवीज के साथ, तब आई थिंक धीरे धीरे, बट चूंकि इधर इन्होंने काफी मौका दिया दूसरे प्लेयर्स को आने का, तो आई थिंक इसलिए कहीं ना कहीं मार्केट शेयर भी इन्होंने लूज किया है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। टू व्हीलर मार्केट की अगर बात करें, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स तो हैं ही, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल इनोवेशन के बाद कई सारे नए प्लेयर्स भी हैं जो कि मार्केट में आ रहे हैं, जिससे सेक्टर एक बार जूझ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक, बाजार पर अपना नजरिया